साथियों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। साथियों, सब जानते हैं इसरो को टेक्निकल में अच्छा वैकेंसी देता है आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए। मित्रों, यहाँ जो वैकेंसी आई है वो आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर दोनों के लिए है, परंतु आईटीआई में फिटर के लिए अच्छा वैकेंसी है और मैकेनिकल के लिए भी डिप्लोमा अच्छा वैकेंसी है। ठीक है साथियों, बात करते हैं इसमें जो वैकेंसी आई है। यहाँ पर जो वैकेंसी दी हुई है वह है टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, मतलब यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर जिसने जो बंदा डिप्लोमा किया हुआ है उसकी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 15। तो पॉलिटेक्निक वाले अभ्यर्थियों की यहाँ पर 15 वैकेंसी है। मित्रों, जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक किया है मैकेनिकल से उनका 15 वैकेंसी है। इसी प्रकार जो दूसरा है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इनका सिर्फ 4 वैकेंसी है। तो जिन अभ्यर्थियों ने पॉलिटेक्निक की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, तो उनका ये वैकेंसी है। और जो एक वैकेंसी आई है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का, साथ ही यहाँ सिर्फ एक ही वैकेंसी है, वो भी जनरल से है। तो जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निक की हुई है इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो वो बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये थी पॉलिटेक्निक होल्डर अभ्यर्थियों के लिए। और इसके अलावा पॉलिटेक्निक की कुछ वैकेंसियाँ और हैं। जिन बच्चों ने सीएस से डिप्लोमा किया है उनकी भी एक पोस्ट है, परंतु वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। तो जो एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, अगर उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, सीएस से, जरूर ये फॉर्म भरें। एक वैकेंसी साथियों टेक्निकल असिस्टेंट टीए का सिविल से, इसमें टोटल 3 वैकेंसी है। 2 ओबीसी के लिए रिजर्व है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। तो जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है वो अभ्यर्थी यहाँ पर जरूर अप्लाई करें। ये तो थी साथियों पॉलिटेक्निक होल्डर अभ्यर्थियों की। अब हम बात करते हैं आईटीआई वाले अभ्यर्थियों की। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो टेक्नीशियन बी, मित्रों टेक्नीशियन बी का एंटाइटल मिलेगा आईटीआई वाले अभ्यर्थियों को। फिटर से ये वैकेंसी है। टोटल देखो आईटीआई वाले अभ्यर्थियों की वैकेंसी है 20, फिटर का 20 वैकेंसी है साथियों। ये यहाँ पर इन्होंने रिजर्वेशन वाइज बांट दिया है। तो साथियों सबसे ज़्यादा वैकेंसी फिटर का है। आप यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का जो वैकेंसी है वो सिर्फ 3 वैकेंसी है। तो इनकी तुलना में फिटर का बहुत अच्छा वैकेंसी है। तो जिन बच्चों ने फिटर से आईटीआई की वो यहाँ पर जरूर फॉर्म भरें, परंतु ये ध्यान रखिए कि सिर्फ एनसीवीटी वाले ही बच्चे यहाँ पर एंटाइटल हैं। देखो यहाँ पर स्पेशली कहा है फिटर में, मैं आपको और बता देता हूँ स्क्रीन बड़ी करके। आप 10th पास होने चाहिए। दूसरा आईटीआई इन फिटर ट्रेड फ्रॉम एनसीवीटी विथ एनएससी साथियों, विथ एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। मित्रों सिर्फ आईटीआई होना चाहिए, वो सिर्फ एनसीवीटी वाला ही होना चाहिए। अगर आपने आईटीआई एससीवीटी से की हुई है या स्टेट लेवल से की हुई है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखें, सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे जिन्होंने की आईटीआई एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त है वो बच्चे ही यहाँ फॉर्म भरें। अगर उनके पास आईटीआई नहीं है तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी बात समझ में आ गए होंगे। दूसरी जो वैकेंसी बताया था मैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है। तो जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आईटीआई की हुई है वो बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे लिखा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक भी यहाँ पर मांगा है। ठीक है दोस्तों, परंतु ये किससे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार साथियों देखो वेल्डर का भी वैकेंसी 3 पोस्ट है। मित्रों भीड़ कम होती है बहुत वेल्डर में, ये फॉर्म आप जरूर भरें। रेफ्रिजरेटर एसी का 1 ही पोस्ट है। तो जिन बच्चों ने आरएससी से आईटीआई की हुई वो यहाँ पर अवश्य फॉर्म भरें। इलेक्ट्रिशियन साथियों बहुत ही पॉपुलर ट्रेड है, वैकेंसी बहुत कम है, सिर्फ 2 वैकेंसी यहाँ पर आई है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने इसमें इसरो में जाने के इंटरेस्टेड है वो बच्चे यहाँ पे जरूर फॉर्म भरें। प्लम्बर का सिर्फ 1 वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन सिविल का भी 1 ही वैकेंसी है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा वैकेंसी फिटर वाले अभ्यर्थियों का। फिटर वाले अभ्यर्थी तो ये चुके नहीं मौका। इसके अलावा जिन बच्चों के पास हेवी लाइसेंस, अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं और आपके पास लाइसेंस है और आप 3 साल से अधिक का यहाँ पर एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप ये फॉर्म जरूर भर सकते हैं। ड्राइवर का जो वैकेंसी साथ ही इसरो में 5 वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास हेवी लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पब्लिक सर्विस बेस भी होना चाहिए, जो कई स्टेट प्रोवाइड करते हैं। और जो स्टेट प्रोवाइड नहीं करते हैं या जो यूनियन टेरिटरी प्रोवाइड नहीं करते हैं पब्लिक सर्विस बेस, तो आपको ज्वाइनिंग के 3 महीने के अंदर ये यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट आप वहाँ पर जाके एप्लीकेशन डालें और ये आपको बनाना पड़ेगा साथियों, लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा भी ये देखो हेवी के अलावा लाइट मोटर व्हीकल, जो ऐसे छोटे गाड़ियाँ हैं जैसे कार वगैरह हैं, उनका भी उनके ड्राइवरों की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी उनकी है। फायरमैन साथियों, फायरमैन का भी 1 वैकेंसी। तो जिन बच्चों ने फायरमैन
डिप्लोमा किया हुआ है, इंटरेस्टेड है, 10th पास मांगा है यहाँ पर ओनली, वो बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फायर का डिप्लोमा की यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, परंतु आपको PME कराना पड़ेगा। PME का मतलब होता है प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप ये आप करवा के सबमिट करते हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो फायरमैन का। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ साथियों। वैसे आप दूसरे फॉर्म भरते हो तो वो भी आपको पता है, तो इसमें मेरे हिसाब से कौन अप्लाई कर सकता है, जो भारत के निवासी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं बात करेंगे। एक बात ये जो मैं बताता हूँ, जितने आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वह 24/4/2023 के पहले का होना चाहिए। अगर आप इसके बाद अगर आप पास होते हो आपके ITI में, आपके डिप्लोमा में, इसके बाद रिजल्ट आता है, तो ये आप इसके लिए एंटाइटल नहीं होगे, आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा साथ ही। या फिर पास हो जाओगे तब भी बाद में आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको जो बात है वो बताता हूँ सबसे मुख्य। PME आपको करवाना पड़ेगा। अगर आप फायरमैन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप PME कराओ और उसको सबमिट करो। PME कौन करेगा? मैं गवर्नमेंट डॉक्टर करता है, असिस्टेंट सर्जन मिनिमम इन्होंने मांगा है। अगर वो उससे आप PME कराते हो और 6 महीने के अंदर होना चाहिए। अगर आपने पुराना PME करा रखा है तो वो वैलिड नहीं होगा। लास्ट डेट से 6 महीने, जो क्लोजिंग डेट मैंने बताई है, उसके 6 महीने के अंदर आप PME, इससे 6 महीने के अंदर का PME हो तो आप यहाँ पर फायरमैन का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें फिजिकल मांगा जाता है, दौड़ वगैरह मांगी जाती है। ये फायरमैन का फिजिकल स्टैंडर्ड है, तो जो फायरमैन में इंटरेस्टेड है वो इसको ध्यान से पढ़ ले। ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे आते हैं, जो इसमें ITI वाले डिप्लोमा अभ्यर्थियों के लिए जो बातें हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही एज लिमिट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही इसमें मिनिमम उम्र है वो 18 मांगी गई है, परंतु अधिकतम उम्र ITI और डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए साथियों बहुत अच्छी बात है, आपके पास गोल्डन उम्र से 35 ईयर मांगा गया है। तो 35 साल तक की उम्र तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ITI और डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी ओनली। फायरमैन के लिए ये ऐसा नहीं है, फायरमैन के लिए सिर्फ 25 साल मांगा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि जो अगर फायरमैन में आप अप्लाई करो तो मैक्सिमम जो उम्र है, अधिकतम आपकी उम्र सीमा 25 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। और ST SC और OBC के सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन है एज पर उम्र में वो आपको दिया जाएगा, जिससे ST SC को 5 साल दिया जाता है और OBC को 3 साल दिया जाता है। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई होगी। ITI और डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी गोल्डन अपॉर्चुनिटी 35 साल मांगा गया है, बहुत ही अच्छा इन्होंने मौका दे दिया जनरल कैटेगरी के लिए। और ST SC को 5 साल और एड कर लो 40 साल तक, और OBC वाले 38 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं आगे। इसमें देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी स्किल, जो आपको जानना जरूरी है कि आपको अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है और उस पोस्ट पे आप फॉर्म भरते हैं। देखो साथियों, डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों का आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल 7 मिलेगा। लेवल 7 आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ये आपका स्केल रहेगा। देखो 44,900 तो सिर्फ बेसिक ही रहेगा साथियों, इसके ऊपर अलाउंसेस जो लगेंगे वो सब एक्स्ट्रा लगेंगे। तो बहुत अच्छा बेसिक है डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए, इतना अच्छा बेसिक साथियों बहुत कम डिपार्टमेंटों में देखने को मिलता है। हाईएस्ट बेसिक मिल रहा है यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर को। इतना कोई भी PSU नहीं दे रहा, कोई पब्लिक सेक्टर उपक्रम नहीं दे रहा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ही विभाग हैं जो ये बेसिक दे रहे हैं। 44,900 बहुत अच्छा बेसिक है डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए। ITI होल्डर अभ्यर्थियों के लिए साथियों लेवल 3 मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। और यहाँ पर आप देखिए लेवल 3 में ये इनका स्केल है, और ये 21,700 तो सिर्फ ये बेसिक है, इसके ऊपर अलाउंसेस लगेंगे, DA वगैरह इसके ऊपर लगेंगे। फायरमैन और ड्राइवरों का जो बेसिक है साथियों वो रहेगा 19,900। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी था। डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों को बहुत अच्छा बेसिक है, ऐसा बेसिक साथियों कहीं नहीं है। कोई पब्लिक सेक्टर उपक्रम, कोई सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी इतना बेसिक पॉलिटेक्निक होल्डर को नहीं दे रही है आज के टाइम पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए साथियों। डिप्लोमा होल्डर ITI होल्डर अभ्यर्थियों के लिए सेम है, पहले आपका रिटर्न होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है साथियों, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आपने ITI ढंग से की है, आपने डिप्लोमा ढंग से किया है, तो आप ये आँख बंद करके पास हो जाओगे, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। रिटर्न टेस्ट ही है एक ऐसा है जो आपको नौकरी लगाएगा, तो इसकी तैयारी अच्छी तरह रखें। आपका थ्योरी मजबूत है तो आप इसमें ज़रूर क्वालिफाई होंगे। ठीक है, ड्राइवर के लिए साथियों ये स्किल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट ये मायने रखता है, नॉलेज होना चाहिए। और फायरमैन के लिए भी स्किल टेस्ट की जगह ये जो फिजिकल होता है ये इनका अच्छा होता है, दौड़ भाग यहाँ पर मांगा जाता है। तो इनके लिए स्किल टेस्ट वैल्यू है
परंतु ITI और डिप्लोमा होल्डर के लिए इसके टेस्ट का कोई विशेष महत्व नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए और आपने, मेरा कहना है कि आपने अच्छी तरह ITI की है, डिप्लोमा किया है, तो आप अच्छी तरह या कहीं काम कर रहे हो तो आप आराम से इसको क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, CBT मोड पे होगा। सिलेबस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ साथियों, सिलेबस क्या रहेगा साथियों। टेक्निकल असिस्टेंट जो कि डिप्लोमा से वैकेंसी है और टेक्नीशियन भी जो कि ITI से वैकेंसी। साथियों इनका कोई सिलेबस नहीं है, इनका सिलेबस है जो आपने ITI में पढ़ाई करी है, एकेडमिक सिलेबस जो आपने जो ITI में पढ़ी वही इसका सिलेबस है, मतलब जो आपका ITI का सिलेबस है वही आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है साथियों, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन हो या फिटर हो तो फिटर में जो ITI का सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। आपका सिर्फ 80 क्वेश्चन आएगा और आपको 90 मिनट इसमें दिया जाएगा। 1.5 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन सोल्व करना है टेक्निकल के। अगर आप गलती करते हो तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। तो ये मरवाता है, हमेशा ध्यान रखिए। आप कभी भी कोशिश करें कि नेगेटिव बिल्कुल ना करें। ठीक है, ऐसा तो कोई पेपर नहीं इसमें नेगेटिव नहीं होता, परंतु आप कोशिश करें कम से कम करने की। ठीक है साथियों, इसमें आपको रिटर्न में क्वालिफाई करने के लिए 32 मार्क्स आना अनिवार्य है साथियों। ये तो सिर्फ, मुझे लगता नहीं कि इतने कम नंबरों पर नौकरी लगेंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर लेके आएंगे क्योंकि ओनली थ्योरी है यहाँ पर। परंतु यहाँ पर अगर मान लो वो ऐसी आ जाती है, पेपर बहुत टफ आ जाता है, तो 32 नंबर आना तो बहुत ज़रूरी है जब आपको ये लोग टेस्ट में, स्किल टेस्ट में आके भेजेंगे। रिजर्व कैटेगरी के लिए 80 में से 24 नंबर मिनिमम आना जरूरी है साथियों। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ITI और डिप्लोमा होल्डर का कोई सिलेबस नहीं है, यही सिलेबस है, सिर्फ जो आपका एकेडमिक सिलेबस है जहाँ आपने पढ़ाई करी है, आपका डिप्लोमा का सिलेबस और ITI में ITI का सिलेबस वही सिलेबस है। फायरमैन के लिए जरूर यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, ये फायरमैन का सिलेबस है। फायरमैन से जुड़े अभ्यर्थी से आसानी से देख ले, आराम से पढ़ लें साथियों। फायरमैन में एक जो है वो है कि 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा, 1/3 नहीं रहेगा। ITI डिप्लोमा होल्डर का 1/3 था, यहाँ पर 1/4 है और यहाँ पर 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 मिनट मतलब 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और रिटन एग्जाम में यहाँ पर 50% लाना अनिवार्य है फायरमैन में। ठीक है दोस्तों, यही हैवी व्हीकल जो ड्राइवर का है उनका सिलेबस दिया हुआ है, वो यहाँ पार्ट 1 पार्ट B पार्ट A पार्ट B इस तरह पार्ट C दे दिया गया है। तो जो ड्राइवर से रिलेटेड जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आराम से आप सिलेबस देख सकते हो, इसका ये ड्राइवर का सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, ये 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, सॉरी 8th स्टैंडर्ड का और एलिमेंट्री इंग्लिश, और जो 10th स्टैंडर्ड का थोड़ा बहुत मैथ्स आएगा आपके ड्राइवर के लिए, और जनरल नॉलेज आएगा साथियों। ठीक है, तो ये आपकी बात समझ में आ गया होगा। जो बच्चे इससे रिलेटेड है वो इसको देखें। अब साथियों स्किल टेस्ट, जैसे कि यहाँ पर सिलेबस ऑफ स्किल टेस्ट का भी यहाँ पर सिलेबस दे दिया। स्किल टेस्ट का कोई सिलेबस नहीं है ITI डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए। जो आपने ITI में जो पढ़ाई करी, जो प्रैक्टिकल किए हैं वही आपका सिलेबस यहाँ पर रहेगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे लिख दिया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग एकेडमिक सिलेबस, जो आपके एकेडमी में जो सिलेबस चलता था वही रहेगा। ठीक है साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको पहले बता दी कि ये क्वालिफाई नेचर का है, इसमें आपका कोई परसेंटेज, अगर आप कोई नहीं जुड़ेगा फाइनल मेरिट में, सिर्फ आप पास हो जाएँ वही यहाँ पर है। फाइनल मेरिट आपका रिटन टेस्ट का बनेगा साथियों। ठीक है, इसमें आपको मिनिमम 50 मार्क्स लाना अनिवार्य है और रिजर्व कैटेगरी को 40 मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, जो आपको पास करेंगे स्किल टेस्ट में वो 1:5, मतलब 20 वैकेंसी है तो 100 बच्चों को फिटर में पास करेंगे यहाँ पर। ठीक है साथियों, ये ड्राइविंग टेस्ट है, जो ड्राइविंग वालों के लिए ये टेस्ट रहेगा, इनका फिजिकल या फिर फायरमैन का फिजिकल और इनका स्किल टेस्ट, ये भी क्वालिफाई नेचर का होता है। परंतु साथियों इसमें आप पता चल जाता है क्वालिफाई जिसको योग्यता है वही ड्राइविंग कर पाएगा, वही जिसको नहीं आता है वो यहाँ पर फेल हो जाएगा साथ। ठीक है, ये फायरमैन के लिए है साथियों, जो दौड़ भाग है उनका 7 मिनट में 1500 मीटर उनको दौड़ना पड़ेगा साथियों। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग है 40 तक का, और 40 जो क्रॉस होंगे उनके लिए 8 मिनट दिया जाएगा साथियों। तो ये जो फायरमैन से रिलेटेड है वो अभ्यर्थी से आराम से पढ़ लें, देख लें। हाउ टू अप्लाई साथियों, इस पर तो कोई बात करने का वो नहीं है, कैसे अप्लाई करना है। आप और फॉर्म भरते हो तो उसी प्रकार इसको भरना है। इसकी वेबसाइट पर जाइए, आपको यहाँ से आप आराम से फॉर्म भरें। 27/3 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और 24 अप्रैल को ये फॉर्म ख़त्म हो जाएंगे। फॉर्म भरना लास्ट डेट 24 अप्रैल है, तो इससे पहले आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर लें। ठीक है दोस्तों, और कुछ स्पेशल है नहीं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी जो आप दूसरे फॉर्म भरते हैं उसी प्रकार ये है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ ITI वाले अभ्यर्थियों के लिए, साथ ही 10th की मार्कशीट चाहिए। आपने 12th किया हो तो 12th की चाहिए, अगर जहाँ एलिजिबल है। 12th नहीं, जहाँ ITI मंगाए तो 10th के बाद सिर्फ ITI की मार्कशीट चाहिए।
इसके बाद आपका एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं ST SC OBC WS, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं। और उसके अलावा आप जो अगर दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट लगाएं। एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन का लगाएं। अगर आप कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से अगर आपने परमिशन का एप्लीकेशन दिया है तो उसका सर्टिफिकेट, वो एप्लीकेशन लगा दें। यहाँ पर बैंक पासबुक अवश्य लगाएं साथियों। क्यों लगाएं बैंक पासबुक? क्योंकि आपके यहाँ फीस ली जाएगी, वो वापस लौटा दी जाएगी। इसरो ने ये बड़ा कमाल का, मुझे बड़ा अच्छा वो लगा है। पहले आपसे पैसे लेंगे, अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको पैसे रिजर्व कैटेगरी के वापस लौटा देंगे और अनरिजर्व कैटेगरी के भी वापस लौटाएंगे, पर उनका कुछ थोड़ा बहुत पैसा रख लेंगे। ये देखो एप्लीकेशन फ़ीस साथियों, ये ज़ोरदार है। एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने क्या हिसाब रखा है इसरो ने। टेक्निकल जो डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी हैं, टेक्निकल असिस्टेंट, उनको 750 रुपये उनकी फ़ीस है। और जो ITI वाले अभ्यर्थी उनकी फ़ीस है साथियों 500 रुपये, सभी कैटेगरी के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा है कि रिजर्व कैटेगरी के लिए कम है या ज़्यादा है, सबके लिए बराबर कर दिया है। परंतु साथियों वापस इन्होंने क्या किया है मैं बताऊँ आपको। रिफ़ंड, ये रिफ़ंड का सिस्टम इन्होंने यहाँ पर इस तरह लेके आए हैं, जो कि बड़ा ही विचित्र है मेरे हिसाब से। अब जो टेक्निकल असिस्टेंट है साथियों, उन बच्चों को मतलब यहाँ पर एप्लीकेंट बिलोंग फीस एग्जम्प्ट कैटेगरीज, मतलब जैसे कि ऐसे एग्जम्प्ट कैटेगरी में कौन है? SC ST, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग अभ्यर्थी और महिलाएं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, उनको साथियों 750 रुपये फीस है, तो उनको पूरी फीस लौटा दी जाएगी। इसके अलावा OBC EWS और जनरल के अभ्यर्थियों को 750 में से 500 रुपये लौटा दिए जाएंगे। ये इनकी फीस रहेगी, 250 रुपये फीस रहेगी। इसी प्रकार ITI वाले अभ्यर्थियों के साथियों सब पहले तो सबसे 500 रुपये ले लेंगे। जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे उनमें रिजर्व कैटेगरी वालों को तो 500 लौटा देंगे, और जो बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे उनके 500 रुपये गए। ठीक है, तो कई बार बच्चे एब्सेंट होते हैं, तो इसमें क्या है, बच्चे जाएंगे उनके पैसे लग चुके हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं साथियों उनका तो पूरा छूट है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है या फिर OBC और EWS और जनरल कैटेगरी है उनको साथियों 400 रुपये लौटा दिए जाएंगे, मतलब उनकी 100 रुपये फीस रहेगी। तो ये इसरो का बड़ा ही नया मैंने देखा है, मुझे थोड़ा विचित्र लगा है साथियों। अब आगे हम स्किल टेस्ट की बात तो नहीं करनी चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शन ये भी कोई विशेष नहीं है साथियों। आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर दिए जाएंगे, तो आप उसमें आप चूज़ कर सकते हो सिटी। आपको और डिटेल चाहिए तो यहाँ पर ये इसकी वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाके इसको सेंटर हैं, कौन कौन सेंटर है इसरो के, वो आप चेक कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप इसकी वेबसाइट चेक करते रहें। किसी प्रकार की आपको क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप यहाँ पर जो मेल ID है, इस मेल ID पे साथियों मेल करें, आपको ज़रूर यहाँ पर जवाब मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये सबसे लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 27 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट है। 25 अप्रैल को फॉर्म की लास्ट डेट है, 4 बजे के पहले आप फॉर्म भर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।